गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। सेल डिवीजन में अपन ने माइटोसिस पढ़ लिया था और मियोसिस पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे एमाइटोसिस या असूत्रीय विभाजन। ठीक है, एमाइटोसिस या असूत्रीय विभाजन। तो देखो जो एमाइटोसिस है ये प्रत्यक्ष प्रकार का विभाजन है। कैसा विभाजन है ये? प्रत्यक्ष प्रकार। प्रत्यक्ष प्रकार का। प्रत्यक्ष प्रकार का विभाजन क्यों है? क्योंकि इसमें तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर्स तर्कतंतुओं का निर्माण नहीं होता। ठीक है, एमाइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स या तर्कतंतुओं का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, इंटरफेज में G1S और G2 प्रावस्थाएं होती हैं, तो इसमें G1S और G2 प्रावस्था नहीं होती है। ठीक है, यानी इसमें G1S और G2 प्रावस्थाएं नहीं होती। ठीक है, G1S और G2 प्रावस्थाएं नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का गुणसूत्रों में, क्रोमेटिन का गुणसूत्र में संघनन नहीं होता। ठीक है, संघनन नहीं होता। तो ध्यान रखना इस बात का, जो असूत्रीय विभाजन होता है उसमें क्रोमेटिन संघनित नहीं होते हैं। क्रोमेटिन संघनित नहीं होते मतलब गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान रखना इस बात को, असूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। गुणसूत्र किस रूप में मिलेंगे? क्रोमेटिन रेशों के रूप में, क्योंकि यहां पर क्रोमेटिन रेशों का संघनन नहीं होता। एमाइटोसिस किस में मिलेगा आपको? तो एग्जाम्पल इसका याद रखना, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या जीवाणुओं में असूत्रीय विभाजन पाया जाता है और इनमें गुणसूत्र नहीं बनते। तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स या गुणसूत्र जो जीवाणु हैं इनमें गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। क्लियर बात? ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट्स के अलावा ये असूत्रीय विभाजन और किसमें मिलेगा? तो प्रोकैरियोट्स के अलावा ये मिलेगा आपको अमीबा, और किसमें मिलेगा? पैरामीशिया। तो ध्यान रखना, असूत्रीय विभाजन किस किस में पाया जाता है? असूत्रीय विभाजन प्रोकैरियोट्स, अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। यहां पर गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। गुणसूत्र क्रोमेटिन रेशों के रूप में पाए जाते हैं। न यहां पर स्पिंडल फाइबर्स यानी तर्कतंतुओं का निर्माण होता है, न G1S और G2 प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। जैसे ये कोई सेल है, ये कोई क्या है? सेल। सेल के अंदर ये क्या है? क्रोमेटिन या डीएनए। ठीक है, अब देखो जैसे ये सेल विभाजित होने वाली होती है उससे तुरंत पहले क्या होता है? उससे तुरंत पहले इस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद
ये सेल 2 सेल में बट जाती है। ठीक है, अब देखो तो यहां पर एमाइटोसिस में G1S G2 प्रावस्थाएं नहीं होती है, गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे ही सेल विभाजित होने वाली होती है उससे तुरंत पहले डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन, और डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद सेल डिवाइड होती है और 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब देखो यहाँ पर यह भी जरूरी नहीं है कि ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये बराबर हो, आकार में क्या हो, बराबर। ठीक है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। यानी इसमें जो 2 कोशिकाएं बनती हैं वो दोनों कोशिकाएं आकार में बराबर नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ ये अपना एमाइटोसिस कंप्लीट। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन का आंसर सोच समझ करके आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है मियोसिस किसमें नहीं देखा जाता। मियोसिस किसमें नहीं देखा जाता। ठीक है, अब देखो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है अगुणित जीवों में, अगुणित जीवों में। दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित जीवों में, द्विगुणित जीवों में। तीसरा ऑप्शन है अलैंगिक दर्शाने वाले, अलैंगिक दर्शाने वाले जीवों में। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है सभी में देखा जाता है। चौथा ऑप्शन क्या है, सभी में। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे अगुणित जीवों में। ठीक है, अब अगुणित जीवों में मैंने आपको मियोसिस के प्रकार में क्या बताया था, याद करो। जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस किसमें होगा, अगुणित जीवों में। इसका मतलब अगुणित जीवों में मियोसिस देखा जाता है, द्विगुणित जीवों में मियोसिस होता है, किसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलैंगिक दर्शाने वाले जीवों में। मियोसिस में मैंने पहला पॉइंट यही बताया था कि मियोसिस लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों का लक्षण है। ठीक है, जो जीव लैंगिक जनन करते हैं उन्हीं में मियोसिस पाया जाता है। तो ध्यान रखना, अलैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में मियोसिस नहीं पाया जाता। क्लियर बात। अब देखो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, वो है माइटोसिस व मियोसिस में अंतर। माइटोसिस और मियोसिस में अंतर। तो देखो एक साइड में अपन ने लिख दिया माइटोसिस और इधर लिख दिया अपन ने मियोसिस। ठीक है,
अब देखो माइटोसिस कौन सी कोशिकाओं में होगा, तो माइटोसिस ध्यान रखना कायिक सेल्स में भी होता है और जनन सेल्स में भी होता है। माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में भी होगा और जनन कोशिकाओं में भी होता है। मियोसिस किसमें होगा, तो ध्यान रखना केवल जनन कोशिकाओं में, केवल किसमें होगा, जनन कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में मियोसिस नहीं होता है, कायिक कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस तो कायिक कोशिकाओं में भी होगा और जनन कोशिकाओं में भी होगा, लेकिन मियोसिस केवल किसमें होगा, जनन कोशिकाओं में। ठीक है। फिर दूसरा अंतर, माइटोसिस में एक सेल है, एक सेल से कितनी सेल्स बनती हैं, 2 सेल्स। ठीक है। और जो मियोसिस है इसमें एक जनन सेल से, एक जनन कोशिका से 4 सेल्स या युग्मक बनते हैं। ठीक है। एक से कितने बनते हैं, 4 कोशिकाएं बनते हैं। फिर तीसरा अंतर, जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या किसके समान होगी, जनक के समान या मात्र कोशिकाओं के समान। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी, अपरिवर्तित। यानी जो नई सेल्स होती है, नई सेल्स में गुणसूत्र किसके समान होंगे, मात्र कोशिकाओं के समान। ठीक है। और मियोसिस में क्या होगा, तो मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी यहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्लियर बात। तो माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है और मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है। यहां पर जीन विनिमय नहीं होगा, जीन विनिमय होगा क्या, नहीं होता, जीन विनिमय नहीं होता और इधर जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय होता है। अब जीन विनिमय नहीं होगा तो आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, आनुवांशिक भिन्नताएं नहीं आती। ठीक है। आनुवांशिक भिन्नताएं नहीं आएगी तो ये जैव विकास में सहायक नहीं होता, जैव विकास में सहायक नहीं होता। क्लियर बात। माइटोसिस है, माइटोसिस में क्या होगा, जीन विनिमय नहीं होगा। अब जीन विनिमय नहीं होगा तो आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी, आनुवांशिक भिन्नताएं नहीं आएगी तो ये जैव विकास में सहायक नहीं होता। इधर क्या होगा, मियोसिस की पेप्टाइडिंग में जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय होगा तो आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होगी और आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होगी मतलब ये किसमें सहायक हो जाएगा,
जैव विकास में सहायक आता है। आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है। आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होगी तो ये जैव विकास में सहायक होगा। जैव विकास में क्या होगा? सहायक। क्लियर बात? अब देखो बाकी आप और भी बहुत सारे अंतर बता सकते हो। वो क्या कि इधर समजात गुणसूत्रों के जोड़े नहीं बनते, यानी गुणसूत्र कैसे होंगे? स्वतंत्र। इधर समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। ठीक है। फिर सिनेप्सिस, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया इधर नहीं होगी और इधर सिनेप्सिस की प्रक्रिया होगी। अब जोड़े बनेंगे तो जोड़ों को अपन ने क्या बोला था? बाइवेलेंट या टेट्राड। तो इधर बाइवेलेंट या टेट्राड का निर्माण नहीं होता और मियोसिस में बाइवेलेंट या टेट्राड बनते हैं। ठीक है। फिर जहां से जीन विनिमय होता है वहां से गुणसूत्र चिपके रहते हैं, बाकी स्थानों से अलग हो जाते हैं। उस कंडीशन को अपन ने क्या बोला था? काइजमेटा। तो इधर काइजमेटा का निर्माण भी नहीं होता और मियोसिस में काइजमेटा का निर्माण होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा और बता सकते हो आप कि जो माइटोसिस है इसकी प्रोफेज अवस्था होती है वो मियोसिस की अपेक्षा छोटी होती है। ठीक है। क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट होती है, जो प्रोफेज होती है वो यहाँ पर अलग चरणों में या प्रावस्थाओं में डिवाइड नहीं होती। यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट होती है वो लंबी होती है, इसकी अपेक्षा क्या होगी? लंबी होगी। और मैंने बताया था कि नहीं? तो देखो यहां पर प्रोफेज को अपन ने 5 चरणों में डिवाइड किया था। ठीक है। तो इस मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट क्या होती है? लंबी होती है। किसकी अपेक्षा? माइटोसिस की। ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे अंतर यहां से देख सकते हो। अब इसी के साथ अपना जो सेल वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।